कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। हम इकोनॉमी के लेक्चर नंबर सेकंड पे आ रहे थे। जो सेकंड नंबर का हमारा जो लेक्चर है, इसमें हम इस बात को देखेंगे। क्लास नंबर सेकंड, इसमें हम दो शब्दावली जो हमारी छूट गई थी या बच गई थी, हम उसे देखेंगे। एक है सकल राष्ट्रीय आय और एक है निवल राष्ट्रीय आय। हम कल दो बातों को पढ़ चुके थे, जीडीपी और एनडीपी। जीडीपी क्या होता है हमें, एनडीपी क्या होता है हमें, ये देख चुके थे। अब हमें ये दो पॉइंट को देखना है कि सकल राष्ट्रीय आय या सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। अब मैंने आय इसलिए बताया क्योंकि इसी के माध्यम से सकल राष्ट्रीय आय भी निकाली जाती है। अगर उत्पाद है तो यहीं से निकाला जाता है राष्ट्रीय आय और यहीं से निकाली जाती है निवल राष्ट्रीय आय। तो यहाँ पर मैं आपको दो शब्द का अर्थ बता दूं। यहाँ पर सकल लिखा गया है और एक जगह लिखा है निवल। ये सकल और निवल में थोड़ा सा अंतर है जो हमेशा आपको बताएगा कि अगर किसी वस्तु के उत्पादन में टोटल खर्च को और लाभ को जब जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है सकल, और जब किसी वस्तु के उत्पादन में केवल लाभ को रखा जाता है और उसमें से खर्च को माइनस कर दिया जाता है, जो निकल कर आता है उसे कहा जाता है निवल। तो यही अंतर बैठता है सकल और निवल में। क्या निकलता है सकल और निवल में। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि जब घसावट को नहीं घटाया जाता है किसी कार्य में और जोड़कर बताया जाता है तो उसे कहा जाता है सकल, और जब घसावट को घटा दिया जाता है उसे कहा जाता है निवल। तो यहां से आपको सकल और निवल में अगर अंतर पता चल गया तो हम देखते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को अगर हम परिभाषा के रूप में अगर देखें तो एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के द्वारा, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के द्वारा उत्पादित की गई वस्तु के मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाएगा। जो देश के अंदर तो उत्पादित होते हैं बल्कि बाहर में भी अगर उत्पादित किया गया है और बाहर से भी पैसा आ रहा है तो उसको भी इसमें जोड़ा जाता है, भले ही उस उत्पाद में या उस आय में भारत की पूंजी लगी हो या नहीं लगी। आया समझ में कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पर जीडीपी में आपको हमने ये बताया था कि जीडीपी में जोड़ा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, मतलब एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के द्वारा उत्पादित की गई वस्तु के मूल्य को कहा जाता है क्या, सकल घरेलू उत्पाद। और इसमें अगर कोई देश की पूंजी का उपयोग करके विदेश में उत्पादन किया जाता है तो उसे जोड़ा जाता है। तो देश की पूंजी का उपयोग करके अगर उत्पादन बढ़ रहा है और उससे जो आय हो रही है उसको अगर जोड़ा जाता है तो वो किस में जोड़ा जाता है, जीडीपी में जोड़ा जाता है। पर यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर ये है कि अगर कोई पैसा आ रहा है, कोई पैसा आ रहा है जिसके माध्यम से उत्पाद बढ़ रहा है तो उसको भी जोड़ा जाएगा, भले ही उस उत्पादन के करने में भारत की पूंजी लगी हो या नहीं लगी हो। तो इस आधार पर इसमें उन बातों को जोड़ लिया जाता है जो जो बाहर से आई हो। जैसे कि विदेशों से अगर कोई व्यक्ति पैसा भेजता है तो उसको भी इसमें जोड़ा जाता है। विदेशों से जैसे कोई रिलेटिव रहता है या फिर आपको पता है खाड़ी देश से कई सारे लोग व्यक्ति है, लगभग 70 लाख लोग हैं जो लगातार रेमिटेंस के रूप में हमारे यहाँ पर पैसा भेजते रहते हैं। हम ऋण देते हैं कई सारे देशों को, और ऋण देते तो उसका ब्याज भी हमारे पास में लगातार क्या होता है, आते रहता है। व्यापार करते हैं तो व्यापार के माध्यम से भी पैसा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो लाभ आते रहता है। तो ये सब मिलकर क्या मिलता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और इसी में जब नेट किसे कहता है, जब इस सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घिसावट को जब माइनस कर दिया जाता है तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकल कर आता है, और निवल राष्ट्रीय उत्पाद से ही निवल राष्ट्रीय आय को निकाला जाता है, प्रति व्यक्ति आय को भी निकाला जाता है। अब प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे, जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकलेगा, आय निकलेंगी, उसमें से आप टोटल पॉपुलेशन को अगर भाग दे दोगे तो क्या निकल कर आ जाएंगी, प्रति व्यक्ति आय आपको निकल कर आ जाएंगी क्या हमारे देश में है। इसी से आय भी निकाली जाती है और प्रति व्यक्ति आय भी निकाली जाती है। अब यहीं पर एक बात समझ में आती है कि भैया
इसमें घिसावट क्या है? इसमें घिसावट क्या है? यहाँ पर प्रश्न एक बन चुका था, वो घिसावट के ऊपर पूछा था कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद में घिसावट क्या है। तो यहाँ पर घिसावट यह है कि भारत में कई सारे देशों के लोग रहते हैं और वो भारत में रहकर पैसा कमाते हैं और अपने देश में बेचते हैं। तो उसका फायदा भारत को होता है क्या? नहीं होता। फायदा मतलब उस आय का अधिकतरकांश फायदा किसे होगा? जिस देश में वो पैसा भेज रहा है। तो मतलब भारत को फायदा हुआ। भारत का उत्पादन बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। भारत किसके कारण आय बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी। तो वो हो जाती है घिसावट और उससे क्या कर दिया था? माइनस। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा था कि निवल राष्ट्रीय आय में घिसावट क्या कहलाती है, और कुछ पॉइंट दे दिए। और कुछ पॉइंट दे दिए तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको बातें समझ में आती चलेंगी। अब वहां से ही आपको बहुत सारी बातें क्लियर होते चलेंगी कि क्या क्या मामला बन रहा है। अब इसी के बाद में 4 शब्दावली हमने देखी, नॉर्मल रूप में देखी। अब नॉर्मल रूप में देखने के बाद में अब हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि भैया जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, फिर बाद में आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, ये भी पता चल गया। अब इसी के बाद में अब हम आते हैं हमारे चैप्टर पर, जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमें यहां से बातों को शुरू करना है। पूंजी निर्माण करना बहुत अधिक जरूरी रहता है किसी भी देश में, क्योंकि पूंजी निर्माण होता है तो ही विकास की गाथा आगे चलती है। अब बात यहां पर फंस जाती है कि पूंजी निर्माण में ये पूंजी क्या है? पूंजी क्या है जिसका निर्माण करना जरूरी है? तो हमेशा यहाँ पर पूंजी के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, पूंजी क्या है? तो पूंजी यह है कि जब कोई मनुष्य के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, मानव संसाधन का उपयोग करके कोई उत्पादन किया जाता है, तो उसे कहा जाता है पूंजी। जैसे मान के चलो मनुष्य ने काम किया और ब्रिज का निर्माण किया, तो वो क्या कहलाता है? पूंजी। जैसे मनुष्य ने बहुत अधिक पढ़ा और पढ़ने के बाद में दिमाग में कुछ बातें संचित करके रखी, तो वो कहलाएंगी पूंजी। पर कौन सी कहलाएंगी? बौद्धिक पूंजी। अगर किसका निर्माण किया? पुल का निर्माण किया, तो वो कौन सी वस्तु होगी? भौतिक वस्तु, तो वो कहलाएंगी भौतिक पूंजी। तो हमें पूंजी निर्माण करना बहुत अधिक जरूरी है। तो यहाँ पर पूंजी क्या कहलाई? मानव के द्वारा संसाधनों का उपयोग कर, मानव के द्वारा संसाधनों का उपयोग कर जिस वस्तु का निर्माण किया जाता है उसे कहा जाता है पूंजी। ये कई प्रकार की हो सकती है। एक होती है बौद्धिक पूंजी और एक होती है भौतिक पूंजी। एक होती है बौद्धिक पूंजी, याद रखिएगा, और एक रहती है भौतिक पूंजी। बौद्धिक पूंजी में मानव के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसे भौतिक पूंजी कहा जाता है। जैसे अभी वर्तमान में आपको मैं एक बताऊंगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे आप अभी किताब वगैरह पढ़ते होंगे, किताब वगैरह पढ़ने के दौरान आप देखते होंगे वहां पर लिखा रहता है कॉपीराइट। अब ये कॉपीराइट शब्द का उपयोग क्या है? तो मतलब ये है कि इस जिस व्यक्ति ने लिखा है उसका ये खुद का कंटेंट है और इसको कोई व्यक्ति दूसरा अपना नाम लगाकर छाप नहीं सकता। अगर वो छापेगा तो कहीं ना कहीं उसे जुर्माना भुगतना पड़ेगा। ये क्यों? क्योंकि भैया उस व्यक्ति के द्वारा जिसे ये कॉपीराइट मिला है, उस कॉपीराइट का उस व्यक्ति ने क्या किया? अपनी पूंजी का, जो उसने दिमाग लगा करके किए, उत्पादित की, उसको संरक्षण मिला। तो भारत में ये जरूरी है, क्योंकि भारत में इस मानव पूंजी का उपयोग और उत्पादन ठीक से नहीं हो पा, और इसके कारण हमारी जो समृद्धि दर है, जो ग्रोथ है, वो क्या है? कम होते जा रही है। ये पहले हमें पता होना चाहिए। समृद्धि जो दर है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। तो भैया हमें मानव पूंजी अर्थात पूंजी निर्माण करना है। तो भैया पूंजी निर्माण करना है तो क्या बहुत अधिक जरूरी है? तो यही बात को हम अब यहाँ पर लेके चलेंगे कि भैया पूंजी निर्माण हम समझ चुके, सॉरी पूंजी है ये समझ चुके। अब ये पूंजी है ये समझ चुके, तो भैया इसको हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अगर पुल है तो पुलों का निर्माण होते रहना चाहिए। अगर बौद्धिक क्षमता है तो बौद्धिक क्षमता का भी लगातार विकास होते रहना चाहिए, और लगातार वो कई सारी वस्तुओं का निर्माण करते रहे। इससे फायदा अल्टीमेटली क्या होगा? भारत को ही होगा। अब बात ये आती है कि भारत को पूंजी निर्माण करना है और विश्व में हर देश लगा पड़ा। चाहे चाइना ले लो आप, वो हर जगह पर काम कर रहा है और हर प्रकार की पूंजी का निर्माण करने की कोशिश कर रहा है।
वो वित्तीय पूंजी का भी निर्माण कर रहा है, पैसे लगातार लोगों को ऋण दे रहा है और पूंजी का निर्माण कर रहा है वो, क्योंकि उसको पता है कि मैंने अगर ऋण के रूप में किसी को पैसा दिया है तो भविष्य में वो मुझे वो पैसा तो देगा, साथ में उसके ऊपर ब्याज भी देगा। तो वित्तीय पूंजी का निर्माण कर रहा है। वो अपने बच्चों को शिक्षित कर रहा है, तो पता है कि भैया इस शिक्षा के माध्यम से क्या होगा, वो बच्चे नौकरी करेंगे, अच्छा अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं भूमिका निभाएंगे, तो उसके कारण भौतिक पूंजी का निर्माण हो रहा है। और वो लगातार ब्रिजेस का निर्माण, इमारतों का निर्माण कर रहा है, तो वो भौतिक पूंजी का भी निर्माण कर रहा है। भारत में ये सब क्यों नहीं हो रहा है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। परंतु इस पूंजी निर्माण के लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है, वो बातों को हम जान लेते हैं कि भैया इस पूंजी निर्माण में कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता रहती है। तो सबसे पहले बचत का सृजन, इसमें 3 शब्द आता है। पूंजी निर्माण 3 शब्दों से मिलकर रहता है। बचत का सृजन, फिर बचत का संग्रहण और फिर बचत का निवेश। ये जब तीनों प्रक्रिया होती है तब पूंजी निर्माण अच्छे से हो पाता है। अब बचत का सृजन मतलब बचत करने की प्रवृत्ति से ही क्या होगा, पूंजी निर्माण अच्छे से हो पाएगा। अब कैसे होगा, अब मैं आपको बताता हूँ कहानी। कोई व्यक्ति नौकरी पर जाता है और वो एक दिन में 100 रुपए कमाता है। एक ये ए हो गया। एक बी व्यक्ति है, वो भी नौकरी को जाता है और वो 200 रुपए कमाता है। ए व्यक्ति के यहाँ पर 8 बच्चे हैं और इसके यहाँ पर भी 8 बच्चे। 8 बच्चे मतलब 8 लोगों का परिवार है और ये भी 8 लोगों का परिवार है। और 8 लोगों के परिवार ए का जो है उसे 100 रुपए ही क्या पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, और इसके लिए 100 रुपए हो जाते हैं एक्स्ट्रा। अब मुझे बताओ, इसके पास में हर दिन जाने पर 100 रुपए बच रहा है, तो 100 रुपए बच रहा है तो मतलब ये बचत कर पा रहा है कि नहीं? क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसकी आय ए की तुलना में ज्यादा है। तो मतलब अब यहाँ से उसमें बचत करने की प्रवृत्ति आएगी क्या? नहीं। तो ये होता है, अगर आय में वृद्धि होगी तो बचत सृजन की प्रक्रिया हमेशा बढ़ेगी। बचत करने की प्रक्रिया क्या होगी, बढ़ेगी। कुछ सरकारी कारणों से भी बढ़ती है, कभी कभार मनोवैज्ञानिक कारणों से भी बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, कभी कभार कंडीशन ऐसी बैठती है कि वो भी बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ाता है। तो हमें यहाँ पर समझ में आता है कि जब नौकरी पर जाता है कोई व्यक्ति और उसकी आय ज्यादा होती है तो बचत सृजन करता है, वो बचत करता है। और बचत जब करता है तो उसे वो क्या करता है, बैंकों में जाकर वो क्या करता है, जमा करता है। और बैंकों में जमा करता है इस बात पर कि उसे 100 रुपए अगर वो जमा करेगा तो भविष्य में उसे 110 रुपए मिलेगा। बचत का जो पैसा था उसने बैंक में जमा किया, मतलब संग्रहण किया, मतलब अब उसे 110 रुपए मिलेगा। भैया 110 रुपए तब मिलेगा ना जब बैंक उस पैसे को कहीं पर क्या करेंगी, निवेश करेंगी। कहां पर करेंगी, किसी को ऋण देंगी। कौन सा ऋण देंगी, वो देगी पुल बनाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को। वो कहां पर देंगी, किसी देश में जाकर ऋण देंगी कि भैया फलाना व्यवस्था को आप चलाइए ताकि उससे ब्याज मिले। फिर क्या करेंगी, वो किसी एजुकेशन के सेक्टर में क्या करेंगी, पैसा लगाएंगी। तो मतलब वहां से जो प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट को अपने पास रखेंगी और कुछ प्रॉफिट को वो मूलधन के साथ में जोड़कर किसे देंगी, उस व्यक्ति को देंगी। तो मतलब अगर ये सब चीज होगी तो मुझे बताइए पूंजी का निर्माण होगा कि नहीं? कौन सी पूंजी, भौतिक पूंजी का निर्माण होगा कि नहीं? कौन सी पूंजी, वित्तीय पूंजी का निर्माण होगा कि नहीं? कौन सी पूंजी, बौद्धिक पूंजी का निर्माण होगा कि? मतलब अगर बचत सृजन हो, साथ में संग्रहण करने की अच्छी जगह भी हो और अच्छे अवसर मिले जिसके कारण निवेश भी बढ़े, तो पूंजी निर्माण अपने आप होगा। तो हमें पूंजी निर्माण की ओर बढ़ना चाहिए, पूंजी निर्माण की ओर बढ़ना चाहिए। और पूंजी निर्माण के लिए तीनों स्तंभों को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहता है बचत। सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है, बचत। तो यहीं से टॉपिक आता है कि बचत क्या होती है। बचत क्या होती है, जब व्यक्ति कोई आयकर प्राप्त करता है और प्राप्त करने के बाद में उस आय का अपने जीवन में उपयोग करता है, और उपयोग करने के बाद में जो राशि शेष बच जाती है उसे कहा जाता है बचत, उसे कहा जाता है एक्स्ट्रा इनकम। और इसी बचत का हमेशा उपयोग होते रहना चाहिए। और इसी बचत को बचाने के लिए सरकार भी तरह तरह से प्रयत्न करती है और व्यक्ति का विवेक भी तरह तरह से प्रयत्न करता है कि मैं अपने बचत को कैसे हमेशा संभाल के रखूं। आपको धीरे धीरे सब पॉइंट समझ में आएगा, बस मेरे 40 लेक्चर आप ध्यान से समझिएगा, यहीं से बातों को आपको हम उठाते चलेंगे। अब ये समझ में आ गया
कि भैया पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में बचत सृजन, बचत संग्रहण और बचत निवेश की समग्र प्रक्रिया को पूंजी निर्माण कहा जाता है। और पूंजी किसे कहा जाता है? मानव के द्वारा संसाधन का उपयोग करके जो उत्पादन किया जाता है उसे कहा जाता है पूंजी निर्माण। और पूंजी निर्माण के बाद में जब पूंजी आता है तो उसमें अब हमें यहाँ पर समझ में आ जाता है कि इसके माध्यम से समृद्धि दर बढ़ती। अगर पूंजी ज्यादा अगर लगेगा तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा? डेवलपमेंट ज्यादा होगा, और डेवलपमेंट ज्यादा होगा तो ग्रोथ, और ग्रोथ बढ़ रही है तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि भैया हमें एक निश्चित ग्रोथ रेट लेकर चलना रहता है कि भैया अगर हम ग्रोथ रेट को बनाए रखेंगे तो उसके कारण कई सारे फायदे होंगे। जैसे मान के एक उदाहरण देकर, क्योंकि हम व्यवहारिक पढ़ रहे हैं, और व्यवहारिक पढ़ रहे तो बहुत सारी बातें व्यवहार में पढ़नी है, तो बहुत सारी बातों को हम केवल समझने के लिए, अगर मान के चलो भारत के की आय 1 लाख रुपए है, भारत की आय 1 लाख रुपए है, और 1 लाख रुपए का उपयोग करके वो बजट बनाता है, और बजट बनाने के बाद में वो 60,000 लोगों का पालन करता है। और मतलब इसके माध्यम से ये हो गया 60,000 नहीं, अपन 50,000 मान के चलते हैं, 50,000 लोगों का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। और पालन करने के कारण इस 50,000 लोगों को हमेशा कितना मिल रहा है? एक कितना मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए। हर व्यक्ति पर कितना खर्च हो रहा है? 2 रुपए खर्च हो रहा है। और 2 रुपए खर्च हो रहा है तो मतलब अगर मैं ये कहूं कि 2 रुपए खर्च करके किसी व्यक्ति का विकास हो सकता है क्या? ये मान के चला WB ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया कि जब तक के 5 रुपए प्रति व्यक्ति के ऊपर खर्च नहीं होगा तब तक के उस व्यक्ति को भूखमरी, कुपोषण, उसका जो अल्प पोषण की बात है उससे, अल्प बुद्धिमत्ता, इससे उसको छुटकारा नहीं मिल सकता। और मैं आपको एक और रिपोर्ट बताऊं यूनिसेफ की, जिसमें उसने कहा था कि अगर किसी बच्चे के ऊपर, अगर उसके पेट में रहने के दौरान उसके बाद में अगर $2 रुपए खर्च किया जाता है तो वो पूरी जिंदगी में उसका 36 गुना रिटर्न करता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में भी रहता है। अगर अर्थव्यवस्था, अगर देश किसी के ऊपर या अपनी जनता के ऊपर पैसा खर्च करती है तो उसका रिटर्न अपने आप मिलेगा। यहाँ 2 रुपए ही खर्च हो रहा है, डिमांड कितने की है? 5 की है। मतलब भारत में पैसा ज्यादा होना चाहिए। तो मतलब ये बोल रहा है कि अगर हमें 5 रुपए अगर यहाँ पर बढ़ाएंगे तो उसके कारण ऑटोमेटिकली कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, और कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी तो मतलब ऑटोमेटिकली समृद्धि बढ़ेगी, और समृद्धि बढ़ेगी तो मतलब ऑटोमेटिकली हमारे देश में क्या होगा? जो गरीबी है, भूखमरी है, वो क्या होगी? अपने आप कम होते चले जाएंगी। तो मतलब यह समझ में आ गया कि हमें पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाना है, और पूंजी निर्माण की प्रक्रिया के लिए कम से कम हमारे यहाँ पर 2.5 लाख रुपए होने चाहिए, तब जाके हम 50,000 लोगों पर 5 रुपए की दर से क्या कर पाएंगे? खर्च कर पाएंगे। मतलब ये हो गया हमारे लिए पैसा। तो यही पैसा की जो मांग रहती है इसी को कहा जाता है COR, कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसी को क्या कहा जाता है? COR। ये COR बताता है कि अगर आपको इतनी समृद्धि दर प्राप्त करनी है और उतना उत्पादन करना है तो कितना पैसा लगेगा, ये बताता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या है और उद्देश्य क्या है? ये हमारा उद्देश्य एक ही चीज बताता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में लगने वाले मूल्य को ही कैपिटल आउटपुट रेशियो कहा जाता है। एक इकाई उत्पादन के लिए, ये ध्यान में रखेंगे। तो यहां से आपको अगर बात समझ में आ गया तो यहीं पर इसके सामने एक और शब्द जुड़ जाता है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। एक और शब्द जुड़ जाता है। COR क्या बता रहा है? किसी वस्तु के उत्पादन के लिए लगने वाले पैसे को वो बता रहा है। तो वहीं ICOR बता रहा है कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए लगने वाले पैसे के साथ में उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो गुणवत्ता है उसको भी बताता है, और साथ में बताता है कि कम से कम कितना पैसा लगना चाहिए, परंतु गुणवत्ता भी बने रहना चाहिए। ये बता रहे हैं केवल एक चीज, पर ये दो चीज बता रहा है। ये बता रहा है कि अगर किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है तो कम से कम कितना पैसा लगे, और फिर ये भी बोल रहा है कि भैया उसकी गुणवत्ता भी बने रहे। मतलब यहां पर बात ये हो गई कि अगर एक व्यक्ति 400 पेजेस
15 घंटे में पढ़ता है और दूसरा व्यक्ति 400 पेजेस 13 घंटे में पढ़ता है और ये भी 80 नंबर लेकर आता है और ये भी 80 नंबर लेकर आता है, तो मुझे बताओ किसकी गुणवत्ता ज्यादा अच्छी रही, किसकी उत्पादकता ज्यादा अच्छी रही? एक की रही कि दो की रही? दो की रही, क्योंकि उसने वही काम 13 घंटे में कर लिया जिसने एक ने 15 घंटे में किया। मतलब 2 घंटे का क्या हुआ, डिफरेंस गया, और गुणवत्ता भी क्या रही, सेम रही। यही बात बता रहा है आईसीओआर। हर देश, कोई भी देश रहे, वो हमेशा अपने आईसीओआर को कम करने की कोशिश करता है। हर कंपनी अपनी आईसीओआर को, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, इसे हमेशा कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से ही दो चीज समझ में आती, गुणवत्ता और प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि जब लागत कम लगेगी तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहीं से एक प्रश्न पूछता है वो कि आईसीओआर को निर्धारित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो मैं यहीं पर आपको थोड़ी सी बातें बताओ कि आईसीओआर को निर्धारित करने वाले कारक, क्योंकि आईसीओआर कैसे बढ़ेगा, तो इसे निर्धारित करने वाले कारक कौन से रहते, क्योंकि हमेशा कोई भी कंट्री रहे वो हमेशा आईसीओआर को कम करने की ही कोशिश करता है। वो लागत को हमेशा कम करने की क्या करता है, कोशिश करता है, क्योंकि लागत कम होगी, गुणवत्ता भी बने रहेंगी, तो मतलब प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो आईसीओआर, एक बात तो समझ में होगी कि कोई भी काम किया जाएगा तो उसमें लागत लगेंगी ही लगेंगी, लागत लगेगी ही लगेगी। तो मतलब लागत लगेंगी, मतलब कभी भी लागत जीरो रहेंगी क्या, नहीं रहेंगी। मतलब आईसीओआर कभी जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो प्रश्न ये पूछा गया कि आईसीओआर कभी शून्य हो सकता है कि नहीं, हाँ या ना, ये ध्यान में रखेंगे। अब आईसीओआर को, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? प्रभावित करने वाले कारक, अगर हम कारक की बात करें, प्रभावित करने वाले कारक, तो बातें सिंपल सिंपल सी बातें हैं। अगर मान के चलो युद्ध हुआ किसी देश में, और उस देश में युद्ध होने के कारण किसी कंपनी के द्वारा अगर निवेश किया जाकर रखा था, तो स्वाभाविक रूप से उस युद्ध के कारण निवेश का जो पैसा रहेगा वो कहीं ना कहीं अटक जाएगा। और जब अटक जाएगा तो उसका कोई प्रॉफिट मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा। तो मतलब युद्ध या बाह्य कारण कभी कभार आईसीओआर पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। दूसरा, कर्मचारी का मनोबल, कर्मचारी का मनोबल, ये भी ध्यान में रखिएगा। कर्मचारी का अगर मनोबल उच्च रहेगा, अच्छा पढ़ा लिखा है और मनोबल उच्च है, पॉजिटिव इंपैक्ट वाला है, पॉजिटिव सोचने वाला है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी सोच कार्य करने के प्रति सकारात्मक रहेगी। जो कार्य कम पैसे में हो सकता था वो और कम पैसे में करने की कोशिश करेगा, तो स्वाभाविक रूप से आईसीआर क्या होगा, कम होगा। आईसीआर कम होगा तो कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब कर्मचारियों का मनोबल। दूसरा, सरकार का समर्थन, सरकार का अगर समर्थन रहे तो भी आईसीआर अपने आप कम होता, क्योंकि उस कार्य में बाह्य विघ्न नहीं आ पाते। जैसे अगर मान के चलो वर्तमान में कोविड-19 के लिए, जो कोविड जो 19 दवा है उसके लिए लगातार मेडिसिन की खोज की जा रही है। उसमें जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, वो विभाग लगातार प्रयत्न कर रहा है कि भैया निजी क्षेत्र से ही सही, प्राइवेट सेक्टर से ही सही, गवर्नमेंट सेक्टर से भी मेडिसिन का इजाद हो सके। इसलिए जितने फॉर्मूला, जितनी मेथड हो सकती है उस मेथड का उपयोग करके क्या किया जा रहा है, लगातार उत्पादन करने की कोशिश की जा रही है। इसके कारण निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिल रहा है, और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र ये सोच रहा है कि भैया जो पहले तकनीक को लाने में या फिर जो परमिशन लेने में हमारे दांत खट्टे हो जाते थे, जो परमिशन को 6 महीने 7 साल या 8 साल लग जाते थे, यहाँ सरकार ने क्या किया, 2 घंटे में दे दिया। तो मतलब चक्कर काटने में जो पहले पैसा लगता था वो पैसा क्या हो गया, कम हो गया। मतलब गुणवत्ता क्या होगी, बढ़ेगी। तो मतलब सरकार का समर्थन रहेगा तो आईसीआर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तीसरी बात, तकनीक। अगर तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, अच्छी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से पहली बार में खर्चा बढ़ेगा, पहली बार में खर्चा बढ़ेगा, परंतु लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो अपने आप वो उत्पादन की जो लागत रहेगी उसको क्या कर जाएगा, कम करेगा। अगर आप पहली बार में अगर आप किसी दुकान को शुरू करते हो तो एक बार में बहुत सारा पैसा लगता है, उसके बाद में आपको उतना पैसा नहीं लगता जितना पैसा पहली बार में लगा, मतलब रन करने के लिए उतना पैसा नहीं लगता। तो मतलब यहाँ पर बताना यह है कि अगर आप अच्छी तकनीक का यूज करोगे तो स्वाभाविक रूप से आपका ICOR क्या होगा, कम होगा। तो ये कुछ कारक है जो ICOR को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। तो हमने आज COR भी देखा, ICOR भी देखा और कई सारी बातों को समझ में हमने लाया कि अब हमें पूंजी निर्माण करना है, तो समृद्धि दर को बढ़ाना है, तो समृद्धि को दर को बढ़ाना है तो कितना पैसा लगेगा, इसके विषय में कौन जानकारी देता है, COR। तो गुणवत्ता और उसकी लागत को और कम करने के बारे में जानकारी कौन देता है, ICOR। तो यहीं से अब हम कल देखेंगे कि बचत हमें करना है, बचत करेंगे तभी हम पूंजी निर्माण की प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएंगे। तो बचत क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, भारत में क्यों नहीं हो पाई, उसके बारे में चर्चा करेंगे, कुछ बड़ा चर्चा करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भैया भारत को अगर आगे बढ़ना है तो हमें किस रोड मैप पर चलते रहना चाहिए। तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, आपको समझ में आएगा और इसके माध्यम से आप जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर होते चलेंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिएगा, पर उसके पहले ICOR को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या है उसके विषय में आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए। थैंक यू।